हेलो हेलो एवरीवन, मैं रवि एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं टारगेट सेमेस्टर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। जैसे कि आप सभी को पता है कि हम लोग बॉटनी और जूलॉजी का सिलेबस डिस्कस कर लिए हैं और बॉटनी का पहला यूनिट का पहला टॉपिक जो है एल्गी, वो हम लोग इसका डेमो क्लास से डिस्कस कर लिए हैं। आई होप वो वीडियो आप लोग देख लिए होंगे। आज की क्लास में हम लोग जूलॉजी की बात करेंगे और जूलॉजी में जो पहला यूनिट है बेसिक ऑफ जूलॉजी, इसमें से हम टॉपिक को यूज करने वाले हैं, मतलब टॉपिक पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आई होप ये क्लास आप लोग की अच्छी लगेगी और क्लास अच्छी लगी तो अपने दोस्तों में इसको शेयर कर देंगे और क्लास में जितने लोग भी हैं अपने प्रेजेंटी को लगा देंगे। ठीक है, अभी तक आप लोग में से कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो कि बैच से ज्वाइन हो गए होंगे, यानी कि सारथी बैच से ज्वाइन हो गए होंगे। कुछ ऐसे भी होंगे जो कि अभी तक ज्वाइन नहीं हुए होंगे। उनको बता दें, उनके लिए बता दूं छोटा सा यहाँ पे आप लोग के लिए, आप ही लोग के लिए थोड़ा सा एक सेकेंड। हाँ, जो लोग ऐप अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं तो उन लोग को बता दें कि आपका सारथी ऐप है, सारथी बैच है बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के लिए और इसका प्राइस है 349 में। और इस 349 में आपको बैच मिल जाएगा। इसमें आपको बहुत सारे फीचर्स मिलने वाले हैं, जैसे कि लाइव क्लासेस हो गए, ठीक है, फिर नोट्स, जो नोट्स होता है शॉर्ट नोट्स हो गया, या फिर क्लास पीडीएफ हो गए, है ना। साथ ही साथ डाउट सेशन क्लासेस होते हैं, ये भी चीजें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए, ठीक है, थ्योरी फॉर्म में भी और एमसीक्यू के फॉर्म में भी। ये सारा फीचर्स आपको मिलने वाले हैं ओनली और ओनली 349 में। और ये वैलिडिटी कब तक रहेगा सर? जब तक आपका एग्जाम ना हो जाए तब तक नहीं। ये सारा चीज हम लोग बात कर लिए थे पहले भी, सोचें कि एक बार बता दें, आपको याद दिला दें। अभी 349 में है तो आप बैच ले लीजिए, आंख बंद करके बैच ले लीजिए। क्यों? क्योंकि हो सकता है आने वाले समय में ये प्राइस 900 के आसपास पहुंच जाए, तो फिर क्या ही मतलब है। काम तो वही है लेकिन पैसा ज्यादा दे करना पड़ेगा। तो इससे बढ़िया है कि आप पहले कम पैसे में आपको बैच को ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, चलिए, बहुत अच्छी बात है सर। आज की क्लास में हम लोग बेसिक ऑफ जूलॉजी की जब भी हम लोग बात करेंगे तो इसमें हम लोग बात किसकी करने वाले हैं सर? तो इसमें हम लोग बात करने वाले हैं, देखिए आपका जो पहला यूनिट है उसमें सबसे पहला जो टॉपिक दिया हुआ है बेनिफिशियल, यानी फिर या बोल दें कि हार्मफुल इंसेक्ट के बारे में दिया हुआ था, वेक्टर, पैरासाइट, ये चीज दिया हुआ था। फिर उसके जस्ट नीचे दिया था बेनिफिशियल इंसेक्ट दिया हुआ था, या फिर बेनिफिशियल जूलॉजी करके दिया होगा। तो मेरा ऐसा मानना है कि सबसे पहले हम किसी का मेरिट पढ़ेंगे, फिर डिमेरिट पढ़ने को है। ठीक है, तो सबसे पहले ये मानते हुए हम मेरिट स्टार्ट किए, यानी कि एडवांटेज इसके क्या क्या है, सबसे पहले वो हम लोग पढ़ लें डेमो क्लासेस में। फिर इसके डिसएडवांटेज जो होंगे वो हम लोग 1 बाय 1 करके पढ़ते रहेंगे। और इस पीडीएफ का मतलब इसका पीडीएफ चाहिए तो आप ऐप से कोर्स, आप जहां पे आपका कोर्स एनरोल है वहीं पे आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए दिक्कत होने वाली बात नहीं है। अच्छा चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। कल्चर में हम लोग सबसे पहला टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं एपी कल्चर। क्या स्टार्ट करेंगे? एपी कल्चर। ठीक है, इस एपी कल्चर में आप लोग पहले से भी ये वर्ड सुन के रखे होंगे कि इसमें मधुमक्खी पालन की बात की जाएगी। किसकी बात की जाएगी? मधुमक्खी पालन की बात की जाएगी। यहाँ पे 2 वर्ड से मिलकर बना होता है एपी कल्चर। इसको डिवाइड कर देते हैं, एक वर्ड हो गया एपी और दूसरा वर्ड हो गया कल्चर। एपी का मतलब क्या होता है? हनी बी। किसकी बात करेंगे सर? हनी बी की बात करेंगे। ठीक है, हनी बी की बात करेंगे। और कल्चर का मतलब क्या होता है? प्रिपरेशन, यानी कि हनी बी मतलब जो हनी का प्रिपरेशन होता है उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? एपी कल्चर की बात करते हैं। इसी तरह हम लोग सेरी कल्चर की बात करेंगे, इसी तरह हम लोग पियर कल्चर की बात करेंगे, इसी तरह हम लोग लैक कल्चर की भी बात करेंगे। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाला है एपी कल्चर। लेकिन एपी कल्चर को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा क्लासिफिकेशन इसके बारे में देखेंगे। अगर एग्जाम में एपी कल्चर के बारे में लिखने के लिए आता है, शॉर्ट नोट में या फिर लॉन्ग में लिखने के लिए आ जाता है, तो स्टार्ट हम कहां से करेंगे? सबसे पहले क्लासिफिकेशन से स्टार्ट करेंगे। कहां से स्टार्ट करेंगे? क्लासिफिकेशन से स्टार्ट करेंगे और बताएंगे क्या सर ये किंगडम क्या होता है? इसका किंगडम एनिमेलिया होता है। क्या होता है? किंगडम एनिमेलिया होता है। फाइलम क्या होता है? आर्थ्रोपोडा होता है। क्लास इंसेक्टा होता है। ऑर्डर हिमेनोपटेरा होता है। क्या होता है? हिमेनोपटेरा होता है। और फैमिली एपिडी होती है। क्या होती है इसकी? फैमिली एपिडी होती है। और इसकी अगर जीनस की बात कर ले सर, यहाँ पे जीनस नहीं दिया हुआ आपके सामने, अगर हम यहाँ पे जीनस की बात कर लेते हैं, किसकी बात कर ले रहे हैं? जीनस की बात कर रहे हैं, तो किसकी बात करना हम पढ़ रहे हैं? हनी बी की बात पढ़ रहे हैं, तो इसका क्या बताएंगे सर? एपिस। क्या बताएंगे? एपिस। और इसके नीचे अंडरलाइन कर देंगे। और इसके स्पीसीज 3-4 हैं, अभी इसके स्पीसीज आएंगे। हम लोग एक स्पेशल स्पीसीज के बारे में नहीं पढ़ रहे हैं, इसलिए यहाँ पे हम स्पीसीज को इंडिकेट नहीं करेंगे। ये बात ध्यान में रखने वाली बात होगी। ठीक है, आगे स्पीसीज आएंगे, 2-3 स्पीसीज हैं, 4 स्पीसीज हैं।
वो स्पीसीज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो आई होप पहला स्लाइड आपका क्लियर हो गया होगा कि आपका जब भी एग्जाम में आ गया एपीकल्चर के बारे में लिखने के लिए, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लासिफिकेशन से। यहाँ पे लिख भी देते हैं क्लासिफिकेशन से, ठीक है। क्लासिफिकेशन ये सब, ये जितना भी क्लासिफिकेशन, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस तक आप लिख के छोड़ देंगे। फिर इसके बारे में जितना चीज आपको कॉन्सेप्ट पता है आप उसके बारे में लिखना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। यहां तक डन है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े। अच्छा यहां पे देखिए, ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गया होगा, ठीक है। यहां पे थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। जब आप लोग पीडीएफ मिलेगा ना, तो ये पीडीएफ आपको सही होके मिलेगा। ये जब पीडीएफ आपको मिलेगी, अच्छा ऐसे कर देते हैं, ये जब भी पीडीएफ आपको मिलेगी तो ये करेक्ट फॉर्म में मिलेगी, इसके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप लोग बस क्या पढ़ने वाले हैं, हम लोग एपी कल्चर के बारे में पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे हम थोड़ा सा कर दें एपी कल्चर, ठीक है। अब हो गया आपका एपी कल्चर हो गया। अब एपी कल्चर के बारे में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, देखिए यहाँ से कलर भी चेंज कर लेते हैं। देखिए एपिस मींस बी, एपिस का मतलब क्या होता है बी। अभी हम लोग बात किए थे हनी बी के बारे में पढ़ने वाले थे, यही चीज आ गई। एपिस का मतलब क्या होता है बी, मधुमक्खी की बात करेंगे। द साइंटिफिक नेम ऑफ द डिफरेंट स्पीसीज ऑफ द हनी बी बिगिंस विद इन द जेनेरिक नेम एपिस। अब इसका जो साइंटिफिक नेम है या फिर कह लें जूलॉजिकल नेम जो है, साइंटिफिक नेम से और अच्छा बात करते हैं जूलॉजिकल नेम, ये क्या है इसका एपिस होता है। क्या होता है इसका जेनेरिक जो होता है वो एपिस होता है। एपिकल्चर apiculture or the beekeeping is the art of caring for and the manipulating the colonies of the honeybee in a large quantity over and above their own requirement। क्या हुई सर कि जब भी हम एपीकल्चर की बात करेंगे तो इसमें हम क्या करने वाले हैं, हनी बी के बारे में बात करने वाले हैं। इनकी अगर जूलॉजिकल नेम की बात करें या फिर हम कह लें साइंटिफिक नेम की बात करते हैं, तो साइंटिफिक नेम इनका जेनरा क्या होता है, एपिस होता है, जो कि हम लोग अभी क्लासिफिकेशन में भी देख के आए हैं। और इसमें मतलब प्रोसेस क्या काम किया जाता है, तो इसमें जितने भी हनी बी हैं यानी मधुमक्खियां जितनी भी हैं उनको केयरिंग की जाती है, एक जगह उनको इकट्ठा करके उनको पालन पोषण किया जाता है ना, कल्चर की जाती है। और उनसे क्या निकाला जाता है, बहुत सारा प्रोडक्ट्स को अर्न किया जाता है या फिर इल्ड किया जाता है, जैसे कि हनी हो जाएगा, हनी वैक्स हो जाएंगे, है ना। ये प्रोडक्ट भी अभी हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। तो आई होप एपी कल्चर के बारे में थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। आगे देखते हैं एपीकल्चर में और क्या हमको देखने को मिलता है। अच्छा लॉन्ग में अगर आता है, डिस्क्राइब इन ब्रीफ करके आता है, तो आप एग्जाम में इसके हिस्ट्री भी अगर 2 लाइन में अगर हिस्ट्री लिख देते हैं तो आपका आंसर सोने पे सुहागा हो जाएगा। को एग्जामिनर आपका फुल नंबर देके जाएगा। कैसे जाएगा सर, द फर्स्ट एविडेंस ऑफ दिस एसोसिएशन कैम फ्रॉम द लाइट फ्रॉम द रॉक पेंटिंग मेड बाय द प्रिमिटिव ह्यूमंस। अब जितने भी प्रिमिटिव ह्यूमंस थे, मतलब जितने भी हम लोग के एप्स थे ना, मतलब पूर्वज, उन लोग क्या वहां से ये प्रचलन हनी बी की आई है। और ये जो हिस्ट्री अगर इसकी बात करते हैं ना, तो इनका जो जिस गुफा में रहते थे लोग, है ना, जहां भी ये गुफा में रहते थे, तो वहां पे आसपास में क्या करते थे ये लोग कि अपने आसपास में जो भी चीज देखते थे वहां पे वो उनकी ड्राइंग बना देते थे, पेंटिंग बना देते थे। तो उसी में से एक पेंटिंग ये हनी बी का भी देखने को मिलता है, या फिर बोल दें मधुमक्खी का भी देखने को मिलता था। थाउजेंड्स ऑफ ईयर एगो इजिप्टियन वेयर वेल एक्यूपलेटेड विथ बी कीपिंग बिफोर द क्रिश्चियन एरा, ठीक है। क्रिश्चियन बहुत हजार साल पहले क्रिश्चियन एरा में भी ये देखने को मिला। और अपना अगर हिंदू की बात करें ना, तो ऋग्वेद में इसका जिक्र किया गया। किसमें जिक्र किया गया है, ऋग्वेद में इसका जिक्र किया गया है हनी के बारे में या फिर बी कीपिंग के बारे में, यानी कि एपीकल्चर के बारे में इसको बात किया गया है। ड्यूरिंग द 19th century हैज द रिजल्ट द साइंटिफिक रिसर्च। अब 19th सेंचुरी जैसे ही आया, ठीक है, अब जितने भी साइंटिस्ट थे ये क्या किए, रिसर्च करना स्टार्ट किए, क्या ये एपीकल्चर में और इसको हम एडवांस कैसे कर सकते हैं, इससे ज्यादा यील्डिंग कैसे ले सकते हैं। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम कोई पर्सन एपीकल्चर करता है यानी कि मधुमक्खी पालन करता है, तो छोटे से एरिया में वो हाईली अमाउंट में यील्ड कैसे कर ले। जैसे कि अभी हम लोग जब धान का जब बीज गिरता है ना, या फिर गेहूं की जब बुआई होने वाली होती है, तो हम दुकान पे जाते हैं सर, दुकान पे जाने के दुकान वाले को बोलते हैं कि मेरा इतना एरिया खेत है, इसमें ऐसा सीड दे दो कि इसका जो उपज हो, पैदावार दुगुनी हो जाए,
है ना, छोटे से एरिया में ज्यादा उपज हो। तो ये क्या होता है, अलग अलग रिसर्च की जाती है। तो सेम टू सेम 19th सेंचुरी में भी क्या हुआ था, एपी कल्चर के बारे में अलग अलग साइंटिस्ट आते हैं और इस पे रिसर्च करते हैं, अपना वर्क करते हैं कि हम कैसे अपने हनी के प्रोडक्शन को इंक्रीज कर दें, है ना। तो ये सारा चीज आप हिस्ट्री में बता सकते हैं 2 से 3 लाइन में, ठीक है, मैक्सिमम 2 से 3 लाइन में आप ये सब बता सकते हैं। इसी के बेस से बहुत सारे इंडस्ट्रीज की स्टेबलाइजेस भी होती है। और इस जैसे ये यील्डिंग ज्यादा होगा तो जाहिर सी बात है अपना एरिया डेवलप करेगा ही करेगा, साथ ही साथ अपनी कंट्री भी एडवांस टाइप में होगी कि ये जो फला कंट्री है इसमें सबसे ज्यादा क्या किसका प्रोडक्शन हो रहा है, हनी का प्रोडक्शन हो रहा है। आपका होमवर्क नंबर 1 है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। होमवर्क नंबर 1 नोट कर लीजिए कि सबसे ज्यादा हनी बी प्रोडक्शन करने वाले कंट्री कौन है, ठीक है, सबसे ज्यादा हनी प्रोडक्शन करने वाले कंट्री कौन है। फर्स्ट नंबर पे होमवर्क है, आप कमेंट बॉक्स में होमवर्क नंबर 1 करके आप ये आंसर बताएंगे, ठीक है। चलिए, हिस्ट्री हो गया हम लोग का। अब हम लोग आगे चलते हैं। यही चीज आपका हिंदी में भी दिया हुआ है, जो लोग हिंदी मीडियम वाले होंगे वो यहां से इसको कैचअप कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं सर इसका इंपॉर्टेंस क्यों है बी कीपिंग का, ठीक है सर, बी कीपिंग तो पढ़ लिए सर, इसका इंपॉर्टेंस क्यों जरूरत। देखिए यहाँ पे दे आर द 3 मेन एडवांटेज ऑफ द बी कीपिंग। अब जो बी कीपिंग किया जा रहा है या फिर एपीकल्चर की जा रही है, इसके मेन 3 रीजन हो सकते हैं। कौन कौन से? दे प्रोवाइड हनी ए वैल्यूएबल न्यूट्रिशन फूड। अब हम बात करते हैं सर, जो हनी होता है वो हाईली रिच न्यूट्रिएंट होता है, उसमें क्या होता है, हाई रिच न्यूट्रिएंट होता है। तो अगर हम बी कीपिंग करते हैं या फिर एपीकल्चर करते हैं, इससे क्या होगा, हनी का प्रोडक्शन ज्यादा होगा, ठीक है। जब ज्यादा होगा तो रिच अमाउंट में न्यूट्रिशन पर्सन टू पर्सन हम ट्रांसमिट कर सकते हैं। तो पहला इंपॉर्टेंस बी कीपिंग का ये देखने को मिलता है कि क्या वैल्यूएबल न्यूट्रिशन फूड में खाने में हमको मिल सकता है। दूसरा क्या हो गया सर, प्रोवाइड द बी वैक्स विच हैव द मेनी यूजेस इन द इंडस्ट्री। दूसरा क्या चीज बता दे सकते हैं सर, इससे बी वैक्स भी बनते हैं। बी वैक्स क्या होता है, अगर सपोज करो ये हाइव्स है, हाइव्स मतलब मधुमक्खी का छत्ता, इसमें से क्या निकाल लिया हम, हनी निकाल लिए। हनी निकालने के बाद देखते हैं इसमें कॉलोनी बन जाते हैं, इस तरह छोटे छोटे कॉलोनी बने रहते हैं, ठीक है। इसी से हम लोग बी वैक्स का अर्न करते हैं। क्या करते हैं, इससे बी वैक्स यहां से निकालते हैं। तो ये बी वैक्स से क्या बनता है सर, मोमबत्ती बनाने का काम आता है। बहुत सारे इंडस्ट्रीज है जहां पे वैक्स का यूज की जाती है। तो ये सारा चीज इंपॉर्टेंस है किसके अंतर्गत, बी कीपिंग के अंतर्गत। किसके अंतर्गत, बी कीपिंग के अंतर्गत। 2 इंपॉर्टेंस हम लोग पढ़ लिए। तीसरा क्या है सर, हनी बी आर द एक्सीलेंटली पॉल्यूटिंग एजेंट, दस इंक्रीज द एग्रीकल्चर यील्ड, ठीक है। अगर वहां पे अगर ज्यादा हनी बी का प्रोडक्शन हो रहा है तो वहां पे क्या होता है, पॉलिनेटिंग एजेंट ज्यादा होंगे। पॉलिनेटिंग एजेंट मतलब क्या, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा वाली प्रोसेस, है ना। जब सपोज करो यहाँ पे कोई फ्लावर है, यहाँ पे हाइव्स है, छत्ता है, ठीक है। अब ये हम लोग का फील्ड है, फील्ड मतलब खेत है। अब खेत में पूरे पौधे लगे हुए हैं, सब में फ्लावर लगे हुए हैं, यानी फ्लावर जब पॉलिनेट होगा तभी तो उसमें सीडिंग लगेंगे, ठीक है। अब यहां से हाइव निकलेंगे जितने, अब यहाँ पे अगर सपोज करो यहाँ पे छाता, जो मधुमक्खी का छाता है खेत के पास नहीं है, तो इसमें से जाहिर सी बात है मिलियंस ऑफ मधुमक्खी इसमें है छाते के अंदर, ठीक है। छाता अपना देसी लैंग्वेज में छाता कहते हैं, इसलिए कह रहा। अब वो मत सोचिएगा बारिश वाला छाता, मधुमक्खी वाला छाता, छत्ता, हाँ छत्ता, ठीक है। तो इसमें से क्या निकलते हैं सब, मधुमक्खी निकलेंगे सब, और इसको क्या करेंगे, पॉलिनेट करने का काम करेंगे। जितना ज्यादा पॉलिनेट होगा उतना ज्यादा क्या होगा, हम लोग का एग्रीकल्चर यील्ड क्या होगा, स्ट्रांग होगा। क्या होगा, उतना हमारा एग्रीकल्चर यील्ड क्या होगा, स्ट्रांग होगा। तो इस तरह क्या होगा, ये हनी बी हमारे लिए इंपॉर्टेंस हो जाता है, या फिर बी कीपिंग हम लोग के लिए इंपॉर्टेंस हो जाता है। अगर एग्जाम में इसी तरह पूछ लिया या फिर कोई पूछ ले सर कि बी कीपिंग का इंपॉर्टेंस क्या है, तो आप उसको आंख बंद करके बताइए सर ये हमको फूड में हाई रिच न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर सकता है। दूसरा कि ये बी वैक्स को फॉर्मेशन करता है जिससे कैंडल या फिर इंडस्ट्रीज में यूज की जाती है। तीसरा हमारा जो भी क्रॉप के यील्डिंग है उसको डबल करने का काम करता है। कैसे, तो कैसे करता है सर, पॉलिनेटिंग एजेंट करने का काम करता है, यानी कि ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन करने का काम करता है। यही चीज कॉन्सेप्ट आपका हिंदी में लिखा हुआ है जो कि हम आपको अभी बताए हैं। तो आई होप कि यहां तक का कोई आपको मतलब छोटा सा भी डाउट नहीं होगा। अच्छा, यहां तक तो हो गया सर। अब बात करेंगे सर इसके स्पीसीज कौन कौन से होते हैं, स्पीसीज ऑफ हनी बी।
ठीक है। तो अभी हम लोग जिससे बात किए थे क्लासिफिकेशन में, बस वहां पे हम जेनरा ही पढ़ के छोड़ दिए थे, ठीक है। अब बात कर रहे थे हम उसके कितने स्पीसीज होते हैं। स्पीसीज की बात करें तो पहला, सबसे पहला आता है एपिस डोर्साटा। क्या होता है? एपिस डोर्साटा। अच्छा, इसके 4 कॉमन स्पीसीज होते हैं। कितने होते हैं? 4 कॉमन स्पीसीज होते हैं, जिसमें से पहला कौन होता है? एपिस डोर्साटा होता है। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्यों सर इंपॉर्टेंट है? क्योंकि अगर आप रिटर्न फॉर्म दे रहे हैं तब तो इतना लिखना ही है, साथ ही साथ अगर आपके एग्जाम मतलब यूनिवर्सिटी में एमसीक्यू वाले क्वेश्चन होते हैं, पेपर होते हैं, ठीक है, तो जहां पे इसका कॉमन नेम पूछ देता है कि एपिस डोर्साटा का और किस नाम से जानते हैं, या फिर पूछ देगा रॉक बी को का जूलॉजिकल नेम क्या है, तो आप वहां पे कंफ्यूज हो सकते हैं, इसलिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। तो ये देखिए एपिस डोर्साटा जो है, इसको हम लोग रॉक बी के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं इसको? रॉक बी के नाम से जानते हैं। इसके क्या क्या फीचर्स हैं? These are the largest honey bee। कैसे होते हैं? लार्जेस्ट हनी बी होते हैं, ठीक है, यानी कि साइज में भी ये बड़े होंगे। बिल्ड द सिंगल लार्ज ओपन कॉम्ब ऑन द हाई ब्रांचेस ऑफ द ट्रीज एंड द रॉक्स। ये कहां बनाएंगे? अपना जो छत्ता होता है कहां बनाते हैं? तो ये हमेशा रॉक्स पे बनाएंगे, या फिर जो बिल्डिंग होती है ना, बड़ी बड़ी बिल्डिंग होती है, उनके बिल्डिंग के फ्लोर के यहाँ पे जो छत निकले रहते हैं यहाँ पे बनाए रहते हैं, या फिर पेड़ों पे बनाते हैं, ब्रांच के पेड़ों पे बनाते हैं। तो इस टाइप के जो हनी होते हैं, हनी बी होते हैं, उनको क्या बोलते हैं? एपिस डोर्साटा के नाम से जानते हैं। प्रोडक्शन लार्ज क्वांटिटी ऑफ द हनी। अब इनमें क्या होता है? लार्ज अमाउंट में हनी का प्रोडक्शन होता है। क्यों सर? क्यों? क्योंकि पहले हम लोग बात किए हैं, ये कैसे होते हैं? लार्जेस्ट इन साइज होते हैं। कैसे होते हैं? लार्जेस्ट इन साइज होते हैं, यानी कि ये सबसे बड़ी मधुमक्खी होती है। कैसे होती है? सबसे बड़ी मधुमक्खी होती है। अब बड़ी है तो अपना इनका काम करने की भी क्षमता क्या होगी? ज्यादा होगी। जब ज्यादा काम करने की क्षमता है तो ये हनी के प्रोडक्शन करने में भी ज्यादा असल रहते हैं, ठीक है। आगे देखिए, बट दिस बी डिफिकल्टी टू डोमिनिकेटेड। इनको, लेकिन ठीक है, ये बात तो ठीक है सर, इससे प्रोडक्शन ज्यादा होगा हनी का, लेकिन हम इसको अपने घर में पालन नहीं कर सकते, मतलब इसका एपीकल्चर नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये बहुत खतरनाक वाली होती है। रॉक बी होते हैं, ये अपना जो भी हाइव्स है कहाँ बनाएंगे? रॉक्स पे बनाएंगे, या फिर बिल्डिंग, हाई बिल्डिंग होगी उस पे बनाएंगे, या फिर ट्री के ब्रांचेस पे बनाएंगे, ठीक है। अगर हम चाहते हैं सर उसको हम कल्चर कर ले, ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। दिस बी इज द स्ट्रिंग्स सेवरल कॉसेस द फीवर एंड समटाइम इवन द डेथ। अच्छा, इसका डिसएडवांटेज देखिए क्या हुआ। पहला एडवांटेज ये है कि ये प्रोडक्शन तो ज्यादा कर रहे हैं, ठीक है। अगर कोई पर्सन को खुदा ना खास्ता काट लिया, गलती से पकड़ने गया काट लिया, तो उस पर्सन में क्या हो जाएगा? एक तो फीवर आएगा। अब फीवर इतना ज्यादा होगा उस पर्सन में क्या हो सकता है? डेथ भी हो सकता है। तो इसके वजह से इसको मतलब कल्चर भी नहीं किया जाता, और ये थोड़ा हाईली डेंजरस होता है। तो एपिस डोर्साटा के बारे में इतना पॉइंट आप लोग पता होना चाहिए, एग्जाम में इतना पॉइंट आपको नोट करना होगा। यही चीज आपका हिंदी में भी देखिए, यही चीज आपका दिया हुआ है, ठीक है। इसको बड़ी मधुमक्खी कहते हैं, ये मौत का भी ये सब होता है। तो ये चीज हिंदी में भी दिया है। जो हिंदी मीडियम वाले हैं कोई दिक्कत नहीं है, इंग्लिश में हम एक्सप्लेन भी कर रहे हैं, हिंदी में जब आपको पीडीएफ मिलेगा तो आप वहां से पढ़ सकते हैं। चलिए आगे देखिए, अगला अपने पास स्पीसीज है एपिस इंडिका। क्या है? एपिस इंडिका, यानी कि इंडियन बी। हमारे इंडिया में जितने भी मधुमक्खियां पाई जाती हैं, 10 में से 8 मधुमक्खियां जो होती हैं उसके मेंबर वो कौन होते हैं? एपिस इंडिका होते हैं, यानी कि इंडियन बी होते हैं, ठीक है। अपने आसपास में जितनी भी मधुमक्खियां दिखती हैं वो उसका क्या है? एपिस इंडिका है। क्या है? ये मीडियम साइज के होते हैं सर। कैसे होते हैं? मीडियम साइज के होते हैं। हाइव्स कंसिस्ट ऑफ द सेवरल पैरेलल कॉम्ब्स इन अ डार्क प्लेसेस सच एज द कैविटी ऑफ ट्री ट्रंक, मड वॉल, अर्थन पोस्ट एक्सेट्रा। ये क्या करते हैं? ये ऐसे जगह अपने हाइव्स को लगाते हैं जहां पे ज्यादा धूप ना आते हो, है ना, छायादार वाले हिस्सा पे। जैसे सपोज कीजिए कि ये कोई पेड़ है, पेड़ की ब्रांच निकली हुई है। अब यहाँ पे इस कॉर्नर पे धूप बहुत कम आती होगी, तो ये वाले इसी वाले रीजन पे ग्रो करेंगे, अपना हाइव्स को लगाएंगे, है ना। या फिर कोई मड वाला एरिया, मिट्टी वाला एरिया, वहां पे ज्यादा धूप नहीं आता होगा, तो वो वहां पे अपना हाइव्स को लगाना पसंद करते हैं। कौन? एपिस इंडिका। कौन करते हैं? एपिस इंडिका। और दिस बी इज नॉट फॉर द फेरोसियस एंड कैन बी द डोमेस्टिकेटेड। इनको हम क्या कर सकते हैं? अपना पालन में यूज कर सकते हैं,
ठीक है, लेकिन थोड़ा सा दिक्कत है, रिक्स है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसको हम कल्चर में ला सकते हैं। किसको ला सकते हैं? तो एपिस इंडिका को ला सकते हैं, यानी कि इंडियन बी को ला सकते हैं। आई होप 2 स्पीसीज हम लोग पढ़े हैं, एपिस डोर्सेटा, एपिस इंडिका, ये दोनों कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। जो एपिस इंडिका डोर्सेटा है वो लार्जर साइज के होते हैं, उसको डोमेस्टिकेट नहीं कर सकते हैं, लेकिन वहीं पे एपिस इंडिका जो है उसको डोमेस्टिकेट कर सकते हैं और ये मीडियम साइज के होते हैं। ठीक है, अच्छा अगला आता है तीसरा अपने पास है एपिस फ्लोरेरा। क्या आता है? एपिस फ्लोरेरा, इसको क्या बोलते हैं? लिटिल बी के नाम से जानते हैं। इसका जितना भी कॉमन नेम आपके सामने दिख रहा है ना, सब के सब इंपॉर्टेंट है, सब के सब क्या है? इंपॉर्टेंट है। अगर आपके वहां एमसीक्यू क्वेश्चन आते हैं तो ये इसका कॉमन नेम 100% चांस है कि इसका कॉमन नेम आपसे पूछेगा तो पूछेगा। ठीक है, किसी भी स्पीसीज का उठा के आपका कॉमन नेम पूछ देगा, चाहे वो डोर्सेटा की बात कर लें, इंडिका की बात कर लें, फ्लोरेरा की बात कर लें, और अगला एक और आएगा उसकी भी बात कर लें। अच्छा, लिटिल बी किसको कहते हैं सर? तो एपिस फ्लोरेरा को कहते हैं। इनका साइज क्या होता है? बहुत छोटी होती है, छोटे छोटे साइज के होते हैं, स्मॉल साइज के होते हैं। बिल्ड सिंगल स्मॉल कॉम्स इन ए ब्रासेस हीड्स एक्सेट्रा। ये क्या कहते हैं? छोटे से साइज में छोटे हैं तो जाहिर सी बात है छोटा सा छत्ता भी बनाएंगे अपना। ठीक है, एंड हनी यील्ड इज द पुअर। अब जब छोटे ही हैं साइज में सर, साइज में जब छोटे ही हैं, जो कम है, इसका जो हाइप्स है वो भी छोटा बना रहे हैं, तो जाहिर सी बात है इनका जो हनी का प्रोडक्शन होगा वो भी क्या होगा? बहुत ही कम होगा एज कंपेयर टू डोर्सेटा इंडिका, है ना। तो ये क्या होते हैं? पुअर हनी का डेवलपमेंट कराते हैं। तो आई होप यहां तक का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। अगर यहां तक किसी भी टाइप का डाउट होगा तो तुरंत आप कमेंट बॉक्स में पूछेंगे, सर मुझे यहां पे ये डाउट है। सही है कि नहीं है? चलिए आगे चलते हैं। और जितने लोग भी क्लास में बैठे हैं सब लोग अपना प्रेजेंट ही लगा देंगे। प्रेजेंट कैसे लगाएंगे? क्लास को लाइक करके लगाएंगे। चलिए अपना लास्ट स्पीसीज पे आते हैं, फोर्थ वाले पे। क्या है? एपिस मेलिफेरा। क्या है? एपिस मेलिफेरा। इस सबके जूलॉजिकल नेम के नीचे अंडरलाइन नहीं है, जब भी आप लोग नोट्स बनाएंगे सबके नीचे अंडरलाइन कर देंगे, मस्ट है, एकदम अंडरलाइन करेंगे। क्या दिया है? यूरोपियन बी इसको कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? यूरोपियन बी के नाम से जानते हैं। किसको यूरोपियन बी कहते हैं सर? एपिस 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 मेलिफेरा को यूरोपियन बी कहते हैं। एपिस इंडिका को क्या कहते थे? इंडियन बी कहते थे। एपिस डॉर्सेटा को क्या कहते थे? क्या कहते थे? भूल गया? तुरंत बताइए आप लोग, कमेंट बॉक्स में तुरंत बताइए कि एपिस इंडिको क्या कहते थे, एपिस डॉर्सेटा को क्या कहते थे, एपिस मेलिफेरा को क्या कहते थे, और जितना एक और है उसका भी नाम आप कमेंट बॉक्स में बताइए। अच्छा चलिए इसके बारे में देखते हैं। सम वॉट लाइक दैट द इंडियन बीस। ये जो एपिस मेलिफेरा होते हैं जिसको यूरोपियन बी के नाम से जानते हैं, ये कुछ हद तक, मतलब कुछ तो नहीं, पूरा पूरा तो नहीं कह सकते, कुछ हद तक ये इंडियन बी के जैसे दिखते हैं। किसके जैसे दिखते हैं? इंडियन बी के जैसे दिखते हैं। और उनका कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर भी अपने अंदर इंडियन बी वाला ही रखते हैं, यानी कि एपिस इंडिका का कैरेक्टरिस्टिक फीचर शो अपेयर करते हैं। अगला पॉइंट देखिए, दिस हैज बीन इंट्रोड्यूस इन मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड इंक्लूडिंग द इंडिया, इट इज द इजिली डोमेस्टिकेटेड। अच्छा ठीक है सर, जो एपिस मेलिफेरा जो है, ठीक है, ये यूरोपियन बी तो कहते हैं इसको, लेकिन यूरोपियन बी कहने के बावजूद भी ये वर्ल्ड के ऑलमोस्ट कंट्रीज में ये पाए जाते हैं। स्पेशली इंडिया की बात करें तो इंडिया में भी ये एपिस जो मेलिफेरा है, यानी कि यूरोपियन बी है, ये इंडिया में पाए जाते हैं। और इसको हम इजिली वे में डोमेस्टिकेट कर सकते हैं एज कंपेयर टू एपिस इंडिका के, है ना। एपिस इंडिका इंडिया में तो पाई जा रही है, लेकिन उसको डोमेस्टिकेट करना थोड़ा रिस्क से होता है, ठीक है। लेकिन जो एपिस मेलिफेरा है, यूरोपियन बी है, इसको इजिली वे में हम डोमेस्टिकेट कर सकते हैं। और जब हम डोमेस्टिकेट कर देंगे तो वहां पे हम क्या कर सकते हैं, हनी को प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सकते हैं, साथ ही साथ अपने आसपास की जो भी खेत है वहां पे जो फसल उपज रहा है उसकी पैदावार को भी बढ़ा सकते हैं, है ना, पॉलिनेटिंग एजेंट के माध्यम से। तो यही चीज आपका हिंदी में भी दिया हुआ है, जितना चीज हम लोग बात किए हैं। तो आई होप यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। हिंदी वाले को भी कोई दिक्कत नहीं, इंग्लिश मीडियम वाले को भी किसी भी टाइप का कोई दिक्कत नहीं। जब भी एग्जाम में आए तो इतना पॉइंट आपको एग्जाम में लिखना पड़ेगा, तभी जाके आपको फुल एंड फुल नंबर मिलने वाले हैं। अच्छा अगला बात कर ले, द बी कॉलोनीज वेरियस कास्ट एंड देयर एक्टिविटीज। अब जो क्या होता है, जो जितने भी हनी बी है इनमें 3 कैटेगरी में, 3 कास्ट में इसको डिवाइड कर दिया जाता है। कौन कौन से कास्ट होते हैं अभी हम लोग देखने वाले हैं। इन कास्ट के अकॉर्डिंग, है ना, इनका
काम को भी बांट दिया गया, इनके कैटेगरी के हिसाब से इनके वर्क को भी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है कि तुम क्वीन हो तो तुम क्वीन वाले काम करोगे, तुम वर्कर हो तुम काम वर्कर वाले काम करोगे, है ना, या फिर तुम ड्रोन्स हो तो किसको काम करोगे उसका अलग काम होगा। तो ये 3 कैटेगरी में इसको डिवाइड कर दिया गया है। देखते हैं कौन कौन सा कैटेगरी है। सबसे पहले है क्वीन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले क्या है, क्वीन है, ओनली वन। अब एक जंगल में एक ही राजा होता है, मतलब एक राजा मतलब एक ही शेर राजा होता है। उसी तरह ये एक जो हाइव्स है इसमें क्या होगा, एक ही क्वीन होगी। कितना हो गए, एक ही क्वीन होगी। और ये क्या होता है, कैसे होते हैं, फंक्शनल फीमेल होते हैं। कैसे होते हैं सर, ये फंक्शनल फीमेल होते हैं और यही एग प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी भी रखते हैं। अगला कौन है, वर्कर्स है। वर्कर्स कैसे होते हैं, 20,000 से लेकर 30,000 तक ये होते हैं और ये स्टेराइल फीमेल होते हैं, फर्टाइल फीमेल नहीं होते हैं, स्टेराइल फीमेल होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये फर्टिलाइजेशन के लिए फर्टिलाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करने वाले होते हैं, ठीक है। लेकिन यहीं पे फंक्शनल फीमेल की बात करें तो ये फर्टाइल वाले होते हैं। अगला लास्ट बात कर ले, ड्रोन्स। ड्रोन्स क्या, अब ये उड़ने वाला फोटो कैप्चर करने वाला ड्रोन्स नहीं, ये ड्रोन्स है हनी बी का, है ना। ड्रोन्स ए फ्यू ओनली, कुछ क्या होता है, ड्रोन्स कुछ ही होते हैं, ज्यादा नहीं होते हैं एज कंपेयर टू वर्कर्स, है ना। एज कंपेयर टू वर्कर्स ड्रोन्स क्या होते हैं, कम होते हैं। दे आर द फंक्शनल मेल एबिलिटी टू पायरॉट टू स्वामिंग। ये क्या होता है, ड्रोन जो होते हैं ये मेल होते हैं और ये फर्टाइल करने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी रखते हैं, किसको, फीमेल को। चलो आगे देखते हैं हम लोग। ये कास्ट की बात कर लिए, ये 3 कास्ट में इधर भी डिवाइड कर रखा हुआ है। आगे आता है बी क्वीन, क्वीन बी आता है, यानी कि क्वीन के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। क्वीन के अगर लिखते हैं, क्वीन बी इज द ओनली परफेक्टली डेवलप्ड फीमेल। क्या होता है, जो क्वीन बी होते हैं वो केवल और केवल परफेक्टली फीमेल होती है, यानी कि यही रिस्पॉन्सिबिलिटी रखती है फर्टिलिटी को परफॉर्म कराने के लिए। दैट इफ हैज द वेल डेवलप ओवरीज एंड द अदर ऑर्गन्स ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट्स। वही चीज बात की है कि फर्टिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी रखती है, जिससे ये अपना जो भी फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन उसको वेल डेवलप ये करने का काम करता है। आगे देखते हैं इसके बारे में क्या क्या दिया हुआ है। सी इज द लार्ज इन साइज, ये कैसे होते हैं, साइज में बड़े होते हैं, ठीक है, साइज में बड़े होते हैं। इट्स विंग्स आर द स्मॉल एंड आर द स्वेलेड। इनके जो पंख होते हैं ना छोटे छोटे होते हैं, ये ज्यादा उड़ते नहीं, एक जगह बैठे रहते आराम करते हैं। रानी क्या करती है, क्वीन आराम ही तो फरमाती है ना, तो ये भी क्या करती है, आराम फरमाती है। इसके भी विंग्स क्या है, छोटे छोटे हैं। माउथ पार्ट्स फॉर द सकिंग फूड इज द शॉर्टर देन दैट ऑफ द वर्कर्स। अब वर्कर्स के पास भी, मतलब ऐसा बात करते हैं, जो बीज होते हैं ना उनके पास जो माउथ होता है सकिंग के फॉर्म में मॉडिफाई हुआ रहता है। लेकिन जो वर्कर्स के जो सकर्स पार्ट्स होता है वो बड़ा होता है एज कंपेयर टू क्वीन के, है ना। तो जो क्वीन का जो माउथ पार्ट होता है, सकिंग फूड जो एरिया होता है वो क्या होता है, छोटा होता है एज कंपेयर टू वर्कर्स वाले के, ठीक है। तो ये बात भी इंपॉर्टेंट है, आप लोग नोट करके रखेंगे। नो वैक्स ग्लैंड, इनके पास कोई वैक्स ग्लैंड नहीं होता है, जिसकी वजह से कोई बी वैक्स का फॉर्मेशन नहीं करते हैं ये। अगला देखें, दे लाइव फॉर अबाउट 3 to 4 years। अब ये एक छत्ते में 3 से 4 साल तक जिंदा रह सकती है, कौन, क्वीन। may lay eggs at the rate of the 800 to 1500 पर डे। अब जो क्वीन है ना, एक बार जैसे फर्टाइल हो जाएगी तो ये एक दिन में तकरीबन 800 से 1500 एग देना स्टार्ट कर देगी। अब इस तरह क्या होगा, इसका पॉपुलेशन क्या हो जाएगा, अपना बढ़ाना स्टार्ट कर देगी, ठीक है। तो ये सब काम होता है किसका, हनी क्वीन बी का। किसका काम होता है, क्वीन बी का काम होता है। आई होप यहां तक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। ये रानी मधुमक्खी के बारे में था। अब हम चलेंगे आगे हाँ ये देखिए, ठीक है, आगे चलते हैं। पहला पॉइंट इसमें क्या दिया हुआ है, एक सेकेंड, हाँ चलिए ठीक है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे फिगर आप देखने की कोशिश करें तो ये फीमेल है, ये बी है। ये क्या, ये 2 तरह के हो सकते हैं, एक तो फर्टाइल वाले होंगे, एक अनफर्टाइल वाले होंगे। जो फर्टाइल वाले होते हैं उसको डिप्लॉयड के फॉर्म से जानते हैं, उसको क्या बोलते हैं, डिप्लॉयड कहते हैं। और जो अनफर्टाइल वाले होते हैं उसको हैप्लॉयड कहते हैं। फर्टाइल वाले क्या करेंगे, डिप्लॉयड यानी कि फीमेल ऑफ स्प्रिंग का फॉर्मेशन करेंगे, और अनफर्टाइल वाले क्या होते हैं, मेल ऑफ स्प्रिंग का फॉर्मेशन करेंगे, जिससे यहाँ से वर्कर या तो वर्कर
या क्वीन बनेगी या फिर मेल ऑफ स्प्रिंग से ड्रोन का फॉर्मेशन होगा और ये क्या करेंगे फिर एक नया ऑफ स्प्रिंग बन के तैयार हो जाएगा। तो ये प्रोसेस है आपके सामने, ठीक है, ये चीज है। अच्छा चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या और दिया हुआ है कि जब फर्टिलाइज एग आर द प्रोड्यूस फीमेल आइदर द स्टेराइल वर्कर्स और द फर्टाइल फीमेल और द न्यू क्वीन। अब जो भी एग का फॉर्मेशन हो रहा है, रानी मधुमक्खी तो कर रही थी 800 से 1500 एग पर डे में, ठीक है, तो ये कौन कर सकते हैं? ये तो जाहिर सी बात है फीमेल ही एग का प्रोडक्शन करेगा, मेल तो करने वाला नहीं, ये तो कॉमन सेंस वाली बात हो गई। अगला है अनफर्टिलाइज एग विच प्रोड्यूसेस द ड्रोन। अब देखो यहाँ पे हमने बात की ना, जो भी अनफर्टाइज एग है वो कौन क्या बनाएंगे? ड्रोन का फॉर्मेशन करते हैं, यानी कि फर्टाइल एग जो बनेगा उससे वर्कर या फिर क्वीन का फॉर्मेशन हो जाएगा और जो अनफर्टाइल एग होंगे उससे क्या बन जाएंगे? ड्रोन का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये हो गया आपका रानी मधुमक्खी के बारे में। अगला आता है, अगला जो कास्ट है अपने पास वर्कर बी। वर्कर बी के बारे में भी देख लेते हैं कि क्या चीज है, ठीक है। अगर वर्कर बी के बारे में देखें थे, अच्छा फास्ट तो हो नहीं रहा होगा, ये सारा चीज कुछ है नहीं इसमें, पहले से भी आप लोग पढ़े हुए थे, उसके बारे में थोड़ा थोड़ा हम लोग देखते चल रहे हैं, ठीक है। क्या है? वर्कर बी है। वर्कर बी मतलब क्या करेंगे? काम करने वाली बी। दीज आर द स्मॉलर देन द क्वीन। अब ये कैसे होते हैं? साइज में अगर बात कर लें तो रानी मधुमक्खी से साइज में क्या होते हैं? छोटे होते हैं। साइज में क्या होते हैं? छोटे होते हैं। दे हैव द स्ट्रॉन्ग विंग्स टू फ्लाई। अब इनके पास क्या होता है? जो विंग्स होते हैं ना वो स्ट्रांग होते हैं, जिससे वो दूर डिस्टेंस तक उड़ सकते हैं, है ना, अपने दूर डिस्टेंस तक एरिया को कवर कर सकते हैं। ये किसके पास होता है? वर्कर बी के पास होता है। लेकिन वहीं पे क्वीन की अगर बात करते हैं तो इनका जो विंग्स होता है ना वो शॉर्टर होता है और ये ज्यादा उड़ते फिरते नहीं है, अपने मतलब महल में ही रहते हैं, इधर से उधर घूमते रहते हैं। लेकिन वर्कर भी क्या होते हैं? फूड के कलेक्शन में दूर दूर तक जाते हैं ना, इसलिए इसका जो विंग्स होता है वो स्ट्रांग होता है। अगला देख लें, दिस हैव द लार्ज एंड इफेक्टिव प्रोबोसिस। इनके पास क्या होता है? जो प्रोबोसिस होता है ना वो लार्ज होता है, यानी कि जो सकिंग वाला पार्ट होता है वो स्ट्रांग होता है, बड़ा होता है। माउथ पार्ट पैक्ड टुगेदर लाइक ए थिन ट्यूब फॉर द सकिंग नेक्टर। अभी हम लोग बात की है क्वीन में क्या था? ये प्रोबोसिस छोटे थे। प्रोबोसिस मतलब माउथ वाला एरिया, जिससे यहां से क्या कर सकते हैं? ये फूड को सक करने का काम करते हैं, है ना। तो ये जो वर्कर बी है इनके जो प्रोबोसिस होते हैं वो लंबे होते हैं, लंबे इन द सेंस वो ज्यादा अमाउंट में फूड को सक करने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी रखते हैं। ए वेल डेवलप्ड स्ट्रिंग्स इज प्रेजेंट। इनके पास जो स्ट्रिंग होता है ना वो भी क्या होता है? वेल डेवलप्ड, जिससे वो जैसे बोलते हैं ना कि मधुमक्खी डंक मार दी है ना, तो वो अपने स्ट्रिंग से क्या करती है? चुभा देती है। इनके पास क्या होता है? मजबूत होता है स्ट्रिंग। किसके पास? वर्कर बी के पास। तो जब भी मधुमक्खी काटे आपको और जब खूब तेज दर्द हो तो समझ जाइएगा कि कौन काटा है? रानी नहीं काटी है हमको, वर्कर बी काटी है। कौन काटी है? वर्कर बी। चलिए यहां तक का कोई दिक्कत तो होगा नहीं। अगर दिक्कत होगा तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है, कमेंट बॉक्स में आप क्वेश्चन बता सकते हैं। पहला होमवर्क तो आप लोग नोट कर लिए हैं कि फर्स्ट रैंक पे कौन है कंट्री जो कि हाई अमाउंट में हनी का प्रोडक्शन करता है। ये आपका होमवर्क है, फिर आपको याद दिला देते हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद ड्रोन है। ड्रोन वही फर्टाइल करने का काम करता है। अब आ जाते हैं जितने भी हनी बी होते हैं वर्क, ठीक है। अब जो वर्कर भी है फील्ड में गई फूड को कलेक्ट करने के लिए। अब फूड को कलेक्ट करने के लिए गई, अब वो कैसे पता अपने साथियों को कैसे बताएगा कि सपोज करो हम गए हैं फूड कलेक्ट करने के लिए, मेरे पास फोन है, हम बोल रहे हैं भाई जल्दी आओ यहाँ पे भंडारा चल रहा है, हम लोग तुरंत पहुंच जाते हैं या फिर हमारे दोस्त तुरंत पहुंच जाते हैं। उसी तरह जो बीज होते हैं ना, वर्कर बी होते हैं, इनके पास भी एक कम्युनिकेट करने का एक तरीका होता है, जिससे क्या करते हैं वो अपने साथियों को कम्युनिकेट कर देते हैं कि भाई जल्दी आ जाओ, यहाँ पे क्या भंडारा चल रहा है, खाना बहुत ह्यूज अमाउंट में है। तो उससे वो सारे वहां पे आ जाते हैं। इस कम्युनिकेट करने का काम किससे करते हैं? ये एक तरह का स्पेशल डांस करते हैं जिसको बोलते हैं बी डांस। क्या बोलते हैं इसको? बी डांस के नाम से जानते हैं, जिससे ये डांस करके परफॉर्म करा के बता सकते हैं कि इस एरिया में, इस रीजन में, है ना, इस डायरेक्शन में हमारा फूड है। इसके बारे में कुछ खास देख ले। इन दिस डांस द मिडिल कोर्स ऑफ द डांस कम्युनिकेशन टू द अदर्स बी द एंगल्स फ्रॉम द हाइट्स विच रेफर टू द सन। अब ये सन का
डायरेक्शन दिखा के या फिर हाइव्स का डायरेक्शन दिखा के ये फूड को इंडिकेट करने का काम कर देते हैं। टेकिंग ए हिंट फ्रॉम दिस एंगल दे हैव द फ्लाई टू रीच द फूड सोर्स। अब समय रहते ही क्या करते हैं, अपने फूड सोर्स के पास पहुंचते हैं और वहां से नेक्टर को कलेक्ट करने का काम स्टार्ट कर देते हैं। आगे देखें हम लोग कौन कौन से टाइप के डांस होते हैं जिसको हम लोग बी डांस में देखते हैं। सबसे पहले होता है, अच्छा ये ड्रोन वाला यहाँ पे आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग देख लिए थे ड्रोन देख लिए थे, पेज थोड़ा आगे पीछे हो गया होगा। प्रोडक्शन ऑफ हाइव, अच्छा इसमें डांस आपका हट गया है स्लाइड, कोई दिक्कत नहीं है। एक होता है आपका ये देखिए, एक क्या होता है राउंड, यहाँ पे डांस का फिगर है, कोई दिक्कत नहीं है। ये डांस दो टाइप के होते हैं, अच्छा कलर चेंज कर लें। डांस क्या होते हैं, दो टाइप के होते हैं, एक होता है राउंड डांस, एक होता है वेगल डांस। राउंड डांस क्या होता है, राउंड डांस और वेगल डांस ये एक तरह का ऐसे डांस होते हैं जिससे फूड को आइडेंटिफाई करने में या फिर अदर जो इनके साथी हैं उनको कम्युनिकेट करने में मदद करता है। ठीक है, अगर हाइव से थोड़े से डिस्टेंस में फूड है तो वहां पे क्या कर, जो भी मधुमक्खी होगी अपने ही मतलब फूड के पास ये क्या करें, राउंड राउंड घूमने लगेंगी, है ना, राउंड राउंड सर्कुलेट फॉर्म में घूमने लगेंगी, जिससे उनको पता चल जाता है, उनके साथियों को पता चल जाता है कि इस वाले रीजन में, है ना, इस डायरेक्शन में क्या है, फूड हमारा है। अगर बात कर लें वेगल डांस ऑलमोस्ट बात करते हैं कि साइंटिस्ट बताते हैं कि 20 से 30 मीटर से अगर ज्यादा डिस्टेंस है फूड का, तो वहां पे वो जो मधुमक्खी होते हैं वो वेगल डांस का फॉर्मेशन करते हैं। अपना जो इनका जो पीछे वाला जो स्ट्रिंग टेल वाला रीजन है ना, ये इस तरह कम्युनिकेट करते हुए, इस तरह टेक्टाइल करते हुए ये 90 डिग्री पे ये राउंड लगाने लगती है। कितना डिग्री पे, 90 डिग्री पे ये क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज राउंड लगाने लगती है, जिसको बोलते हैं हम लोग वेगल डांस, जिससे इनके साथी जितने भी होते हैं वो उनको तुरंत इंडिकेट हो जाता है कि इस डायरेक्शन में क्या है, हमारा फूड पड़ा हुआ है। ठीक है, और वहां पे वो जाके अपना नेक्टर को कलेक्ट कर लेते हैं। तो ये दो टाइप के डांस होता है, एक राउंड डांस होता है और एक दूसरा होता है वेगल डांस। ये आपके सामने फिगर है और इसके बारे में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट था जो कि स्लाइड यहाँ पे हट चुका है, इससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसमें ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना आपको, अब पढ़ना इसका प्रोडक्ट ऑफ बी हाइव्स क्या होगा। अगर हम कल्चर कर रहे हैं तो उससे क्या क्या प्रोडक्ट हम ऑब्टेन कर सकते हैं, किससे, हनी बी से। ठीक है, पहला क्या है, हनी है। पहला कौन सा प्रोडक्ट हम लेंगे सर, हनी लेंगे। ठीक है, इसलिए तो कर रहे हैं। हनी इज द फूड मटेरियल फॉर द बीव्स एंड दे हैव द द लार्वास। ठीक है, अब जो एग फॉर्मेशन हुआ, एग में से जितने भी लार्वा निकलेंगे उनको खाने की जरूरत पड़ेगी। सर खाने की जरूरत पड़ेगी तो वो खाना क्या होगा, इनका हनी होगा। क्या होगा, हनी होगा। और वही खाना भी हम लोग, हनी भी हम ही लोग खाने लगते हैं, है ना, मधुमक्खी वहां से उड़ा देते हैं फिर उसको लेते लगते हैं। चलिए, लार्ज क्वांटिटी ऑफ द हनी आर stored in the hives to meet the demands in the security. Chemically, honey is the gaseous water solution of the sugar. Its approx composition of the percentage are as follows. अच्छा, कुछ ऐसा है नहीं, क्या बात करें, हनी क्या है, हनी क्या है, उनका प्रोडक्ट है। ये हनी कहाँ कहाँ यूज आता है तो बता देंगे सर, इनके जितने भी लार्वाज होते हैं या फिर हनी बी होते हैं उनको खाने की जरूरत पड़ती है तो वो हनी को ही फीड करते हैं। ये क्या होता है, वाटर सॉल्युबल होते हैं, है ना, और ये अलग अलग टेम्परेचर में ये केमिकली इसको यूज किया जाता है, मतलब अलग अलग परसेंटेज में भी इसको यूज किया जाता है। मतलब क्या, इसमें कितने टाइप के कौन कौन से कंपोनेंट देखने को मिलता है। जैसे बात करें हनी में तो वाटर कितना होता है, 13 से 20% होता है। कितना होता है सर, 13 से 20% होता है पानी, किसमें, हनी में। ठीक है, फ्रक्टोज कितना होता है तो 40 से 50% कितना होता है, फ्रक्टोज होता है। ग्लूकोज कितना होता है, 2 से 3% होता है। और मिनरल्स कैसा होता है, ट्रेस अमाउंट में रहता है। और विटामिन माइन्यूट क्वांटिटी होता है, और वो भी कौन कौन से हो सकते हैं सर, विटामिन B1, B2 और C होंगे। ये 3 आपके विटामिन होंगे। विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन B1 थायमिन, और दूसरा आप लोग होमवर्क नोट कीजिए, होमवर्क नंबर 2 विटामिन B2 को किस नाम से जानते हैं। ठीक है, विटामिन B2 को किस नाम से जानते हैं आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हम विटामिन B1 का बता दिए, विटामिन C का बता दिए। ठीक है, आपका 2 होमवर्क मिल चुका है। कमेंट बॉक्स में होमवर्क नंबर 1 और होमवर्क नंबर 2 करके आप इसको पिन अप कर दीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। यानी कि ये सारे कंपोनेंट जो होते हैं ये हमारे नहीं, हनी में ये सब प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, वाटर, फ्रक्टोज, ग्लूकोज, मिनरल्स और विटामिन।
ठीक है। अच्छा, इसी में प्योरिटी स्टैंडर्ड भी आते हैं, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन ठीक है, यहाँ पे लग गया स्लाइड। देयर इज नो रेडी मेथड फॉर द टेस्ट ऑफ द प्योरिटी ऑफ द हनी बाय द कस्टमर। अच्छा, जैसे हनी आ गया, हनी जैसे एपीकल्चर है, वहां से हम कल्चर किया गया हनी का और वहां से निकाल दिया गया, उसको टेस्टिंग किया जाता है, उसको प्योर किया जाता है कि क्या हम ये जो प्रोडक्ट है डायरेक्ट मार्केट में सेल कर दें कि इसमें कुछ प्योरिटी लगा के उसमें कुछ केमिकल ऐड करके सेल करें जिससे लॉन्ग लास्टिंग हो, है ना। जैसे क्या होता है ना कि प्रोडक्ट तो बन गया, प्रोडक्ट बनने के बाद कुछ दिन मुश्किल से 1 सप्ताह तक चला, ठीक है, उसके बाद वो एक्सपायर हो जाता है। तो उसको कम करने के लिए, उससे बचने के लिए क्या किया जाता है, उसमें बहुत सारे केमिकल को ऐड की जाती है जिससे ये लेबोरेटरी मेथड होता है ना। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, दिस आर द लेबोरेटरी मेथड फॉर टेस्टिंग ऑफ द मोनोसैकेराइड। क्या इसमें मोनोसैकेराइड है कि नहीं है, नहीं है तो इसमें ऐड किया जाएगा और ये लंबे समय तक इसको हम लोग यूज कर सके, इसलिए इसमें क्या किया जाता है, प्योरिटी स्टैंडर्ड किया जाता है, जो कि लेबोरेटरी में ये सब प्रोसेस होता है। अच्छा, दूसरा प्रोडक्ट क्या निकलेगा अपने पास, बी वैक्स निकलेगा। क्या निकलेगा, बी वैक्स निकलेगा, ठीक है। ये सब इसमें नहीं है भैया, ये सब हटा दीजिएगा, ठीक है। सेरिकल्चर, लैग कल्चर, ये सब नहीं है ठीक है। बी वैक्स है, बी वैक्स इज द सिक्रेटेड बाय द वैक्स ग्लैंड लोकेटेड ऑन द अंडरसाइड ऑफ द underside of the last 4 abdomen segment, यानी कि 4 to 7 segment of the worker bee। अब बी वैक्स कौन प्रोड्यूस करता है, तो सर जो बी वैक्स होता है वो वर्कर बी प्रोड्यूस करते हैं। और कहां से प्रोड्यूस करते हैं ये इंपॉर्टेंट सर, इनका जो एब्डोमिनल साइड होता है, एब्डोमिनल साइड मतलब कि इनका जो 4 से जो 7 सेगमेंट तक वाला हिस्सा होता है, सपोज करिए ये है, इसका ये क्या होता है, सेगमेंट होता है। तो पीछे से 4 से 7 तक का जो सेगमेंट होता है उसमें क्या होता है, इनका वैक्स ग्लैंड पाया जाता है। क्या पाया जाता है सर, वैक्स ग्लैंड पाए जाते हैं। और इसी वैक्स ग्लैंड से क्या करते हैं, ये बी वैक्स का फॉर्मेशन करने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी रखते हैं कौन, वर्कर बी। दिस वैक्स इज द यूज फॉर द कंस्ट्रक्टिंग द बी कॉम इन विच द कॉलोनीज ऑफ द हनी या फिर बी डेवलप। अब जो जितना भी बी वैक्स को डेवलप करेंगे, सिक्रीट करेंगे, उसी से ये क्या बनाएंगे, अपना हाइव्स का फॉर्मेशन या फिर छत्ते का फॉर्मेशन करने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी रखते हैं, ठीक है। तो ये बी वैक्स का ही फॉर्मेशन करते हैं। और अगर ह्यूमन की बात करें तो बहुत सारे इंडस्ट्रीज में इसको यूज की जाती है और मोमबत्ती बनाने में भी, इसका मोम बनाने में भी इसको यूज की जाती है। ये चीज आपको हिंदी में भी दिया हुआ है, बी यूज ऑफ बी वैक्स दे दिया है। चलिए देख लेते हैं। सम यूजेस आर एज फॉलो, मेकिंग ऑफ द कैंडल्स, अभी हमने बात की है, ठीक है, कैंडल्स बनाने के लिए यूज की जाती है। पेट्रोलियम प्रोडक्ट बनाने में भी यूज की जा रही है बी वैक्स का, है ना। फार्मास्यूटिकल कंपनीज में जितने भी उसको जो मेडिसिन प्रिपेयर हो रहा है तो उसमें इसका यूज की जाती है ना। और क्या, प्रिपरेशन ऑफ द वेनेस एंड पेंट में, अच्छा जो पेंट होता है, घर पे पेंट लगता है, पुट्टी लगता है, उसमें भी क्या होता है, वैक्स का यूज किया जाता है। वाटर प्यूरिफाइंग एंड द फॉर्मेशन ऑफ द कॉम्ब फाउंडेशन। अच्छा ठीक है, इसमें कुछ नहीं है। आप 2 इंपॉर्टेंट याद करके रखिएगा, कैंडल बनाने के यूज किसका होता है, बी वैक्स का होता है। फार्मास्यूटिकल कंपनी में भी बी वैक्स का यूज होता है, ठीक है। वेनिस और पेंट्स बनाने में भी क्या होता है, बी वैक्स का यूज किया जाता है। यह चीज आपको हिंदी में भी दिया हुआ है। आई होप यहां तक कॉन्सेप्ट आपका क्लिस्टर क्लियर हो गया होगा। यूजेस ऑफ बी वैक्स फिर वही चीज हो गया है। और ये रहा आपका एपीकल्चर खत्म। ये सारा चीज क्या था, एपीकल्चर के बारे में था। इसमें 1-2 स्लाइड ऐसे थे जो कि डबल हो गए थे, उसके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जब भी आपको पीडीएफ मिलेगी तो ये एकदम करेक्ट फॉर्म में मिलेगा, ठीक है। तो वहां से आप अपना नोट्स भी प्रिपेयर कर सकते हैं और साथ ही साथ इसको भी पढ़ सकते हैं। तो बताइए कैसा क्लास लगा, ठीक है। ये क्लास आपका डेमो क्लास थी। इसी तरह सारे क्लासेस आपको ऐप पे भी मिलेंगे, मतलब आगे के जितने भी टॉपिक्स हैं इसी तरह पढ़ाए जाएंगे। इवन बायो ही नहीं, आपका केमिस्ट्री, फिजिक्स, है ना, बाकी अदर सब्जेक्ट, मैथ हो गया या फिर बीए के कोई भी कोर्सेस हो गए, सभी के सभी ऐसे तक आपको कंटेंट मिलने वाला है। तो आई होप क्लास आपको अच्छी लगी होगा। क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक कर देंगे और चैनल को, हाँ, टारगेट सेमेस्टर वाला जो चैनल है उसको सब्सक्राइब भी कर देंगे और अपने दोस्तों में भी बता देंगे कि यहाँ से आइए और अपना पढ़ाई को स्टार्ट कीजिए। बैच आपके लिए है, एक बार और बता दें, बैच कोर्स है आपका सारथी फॉर बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर। इसका प्राइस है आपका
3, 4, 9 में है और इसके बहुत सारे फीचर्स हैं जो कि आपका जब तक एग्जाम कंप्लीट नहीं होगा तब तक ये प्रोवाइड होने वाला है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए स्टे रहिए, मस्त रहिए, अपनी तैयारी को और मजबूत करते रहिए। धन्यवाद।